पुरुषों को नमन करते हुए जिनके संघर्षों और बलिदानों की वजह से हम लोग रास्ते कायम और कायम हैं। मित्रों, हमारे साथ मेरा सौभाग्य है, आप सब लोग इस नगर के बुद्धिजीवी लोग और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर चुकी विधानमंडल में भी और पार्लियामेंट में भी सुश्री सावित्री जी, कनौजिया जी और मुझसे पहले आप 4 वक्ताओं ने बोला है, 2 वक्ता वर्मा जी, हमारे सम्मानित साथी डोरे जी और सारे हमारे टीम के साथी लोग। डॉक्टर इस्माइल बिल्कुल अदम गोडवी जैसा कुछ लिखते हैं शायद, और वैसा ही बोलते हैं कि कविताओं का संकलन मेरे पास बहुत है और हमारे लिए कष्ट का विषय है कि मैं उसको छुपाने के लिए इनसे वादा किया हूँ, परंतु कई कारणों से भी छप नहीं पाया। कारण कई हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति बहुत है, प्रबल है, तो छप जाएगा। तो आप सब सारे साथी और हमारे मंडल अध्यक्ष जी, जिनके आवास पे ये हो रहा है सारा कुछ और जिनके प्रयासों से हमारे डॉक्टर नंद कुमार जी ये सभा गोष्ठी हो पाई और इतने बेहतरीन आप लोगों के उम्दा विचार सब कुछ सुनने को मिले, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि तेल की कमी है। तेल तो है, परंतु बाती नहीं है। तो तेल तो बहुत है बहुजन समाज के अंदर, बाती नहीं है, दिया सलाई तो प्रकाश कैसे है? तो बाती डालने का और माचिस लगाने का काम जैसे कि किया था ना सावित्री जी ने, तो प्रकाश हो गया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग, मैंने आप सारे वक्ताओं को बहुत ध्यान से सुना है और बहुत जो चीज़ आप बता के चले गए हो आप सबने सुनी, उनको मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करूँगा। तो बहुत ही संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत ही इज्जत और अदब के साथ आप सब लोगों से, कि समय वाकई बहुत ज़्यादा प्रतिकूल है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे इस समाज में जिसे विखंडित करके हजारों जातियों में बांट दिया गया, 2 बड़ी त्रासदियां देखी हैं, अब हम तीसरी त्रासदी में हैं। पहली त्रासदी हमने देखी है हमारे पूर्वजों ने, जब हमारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को, द्रविड़ सभ्यता को आर्य आक्रांताओं ने नष्ट किया और वहां से हमारी गुलामी की नींव पड़ी। कुछ 100 वर्षों तक वो चलती रही, परंतु इसी बीच जाके तथागत गौतम बुद्ध ने उसमें रुकावट डाली। रुकावट क्या डाली? उसे वहीं रोक करके मानवतावादी सभ्यता इस मुल्क में स्थापित करी और इस मुल्क से निकल करके वो पूरे विश्व में चली गई। परंतु फिर त्रासदी हुई, उस मुकम्मल मानवतावादी सभ्यता को भी नष्ट किया गया। विश्वविद्यालय जला दिए गए, साहित्य जला दिया गया, बौद्ध भिक्खु जो मानव कल्याण के लिए जो भोजन हिताय भोजन सुखाय की बात हो रही है, उसको लेकर के पूरे मुल्क में भ्रमण कर रहे थे, उनको भी मारा गया और यहाँ तक कि भारत भूमि भिक्खु विहीन हो गई और विश्वविद्यालय सब जैसा मैंने बताया नष्ट कर दिए गए। और जिस राज सत्ता से परिचय प्राप्त था धम्म को, उस सत्ता को ही नष्ट कर दिया गया पुष्यमुत्र सुंग के माध्यम से।
ये दूसरी त्रासदी है। इससे हम उबर नहीं पाए। लगभग 2000 साल तक हम गुलामी झेलते रहे। बड़ी भयंकर। जिन लोगों ने शुद्रा द राइजिंग पिक्चर देखी होगी, थोड़ा सा एक हिस्सा है मामूली सा कष्टों का। पूरी पिक्चर तो बहुत बड़ी होगी, वो तो एक चित्रण मात्र है। वो तो आजकल का चित्रण है। जो शुद्रा द राइजिंग में दिखाया है वो आजकल का होता हुआ चित्रण है स्वतंत्र भारत का। वो वास्तविक चित्रण है ही नहीं जो हमारे लोगों ने झेला है पेशवा साम्राज्य में, या इस पूरे मुगलों के शासन में, या अंग्रेजों के शासन में। मुगलों ने नहीं किया, अंग्रेजों ने नहीं किया, व्यवस्था ने किया। इन महापुरुषों का जिक्र हो चुका है, किन किन ने क्या क्या किया। तेल में बाती डाली, जलाया, प्रकाश हुआ। वो टिमटिमा रहे हैं दिए, वो बुझने को, वो आंधी इतनी तेज चली है कि दिए बुझ जा रहे हैं। अंबेडकर को मैं कुछ देर पहले चर्चा कर रहा था, अंबेडकर को हिंदू बनाया जा रहा है। बुद्ध को तो हिंदू बना दिया, 10वां अवतार या 9वां अवतार, 10वां अवतार, विष्णु अवतार। अंबेडकर को हिंदू बनाने की भरसक कोशिश हो रही है, जीवंत कोशिश हो रही है। और अगर अंबेडकर हिंदू हो गए तो ये तीसरी भयंकर त्रासदी होगी। अंबेडकर को हिंदू नहीं होने देना। ये अंबेडकर ही है तो इतने सारे लोग हम बैठ के यहाँ बात कर पा रहे हैं। अगर वो हिंदू हो गए तो बात नहीं कर पाओगे। अंबेडकर के हिंदू होते ही व्यवस्था दूसरी आएगी, मुकम्मल तौर पे आएगी, एब्सोल्यूट परम, ये सत्य मान के चलिए आएगी। उनके निशाने पे ना ईसाई है, ना मुसलमान है, ना पारसी है, ना सिख है। उनके निशाने पे महज अंबेडकरवादी। तो अंबेडकरवादियों को बहुत ही सतर्कता, सावधानी के साथ, निर्भय और निडर होकर के इस युद्ध में छलांग लगानी। अगर अंबेडकरवादी निर्भय नहीं हुआ, डरपोक रहा, तो अंबेडकर हिंदू हो जाएगा भाई। और अंबेडकर हिंदू हो गया तो कुछ बचेगा नहीं, कुछ भी बचेगा नहीं। तो यहां जो खतरे हम सतही तौर पे देख रहे हैं, मैंने किसान आंदोलन का सच बताया अभी, आप सबने नहीं सुना होगा, जो जितने लोग उस समय कमरे में थे वो बताया मैंने कि किसान बिलों का मार किसान पे जो पड़ रही है वो किसान विरोध करने पहुंच गया है, परंतु किसान से बड़ी मार तो इस देश की भूखी जनता पे पड़ने वाली है। क्योंकि सरकारी गल्ले की खरीद खत्म हो जाएगी, और जब सरकारी गल्ले की खरीद खत्म हो जाएगी, सरकारी गल्ला खरीदता कौन है? सरकार नहीं, सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है एफसीआई, और एफसीआई डूब चुका है, कर्ज में
डूब चुका है। बजट में उसके घाटों की भरपाई पिछले 6 साल से नहीं हो रही है। अब एफसीआई इतना मजबूर है, पिछले 2 साल से अपना खरीदा हुआ गल्ला अडानी के गोदामों में भिजवा रहा है। पिछले 2 साल से। कृषि बिल तो अब आया है, ये तैयारी आज की नहीं है। तो ये जो 35 किलो अनाज, 10 किलो चावल, किलो भर चना, किलो भर दाल, चीनी जो भी मिल रहा है, तो जब एफसीआई नहीं होगा, सरकारी गल्ले की खरीद नहीं होगी, टोटल खरीद अडानी या दूसरे पूंजीपति लोग करेंगे, वॉलमार्ट करेंगे, तो ये जो सरकारी गल्ले की दुकान है, इस पे राशन कहां से आएगा? क्या सरकार खरीद के देगी अडानी से, या अडानी सरकार के रेट पे, सस्ते दाम पे सस्ते गल्ला वहां उपलब्ध कराएगा अडानी? क्या होगा? कुछ नहीं। अडानी इस देश का दाना दाना खरीद के, उसकी सीमा नहीं है वो कितना भी खरीद सकता है, उस पे छापा नहीं मार सकती भारत सरकार की कोई एजेंसी, क्योंकि बिल में आ गया है असीमित भंडारण कर सकते हैं और अपनी मर्जी से बेचेंगे। सरकार ये नहीं कह सकती कि इसको बेच दे, सस्ते में बेच दे, अभी बेच दे, नहीं। और जरूरी नहीं कि वो भारत में ही बेचे, ये भी रुकावट नहीं है, वो विदेश में बेचे, वो कहीं भी बेचे। तो क्या होगा? इस देश की जो 70% जनता सस्ते गल्ले की दुकान से गल्ला उठाती है, दाम आप जानते हैं, नॉमिनल दामों पे गल्ला उठाती है, तो फूड सिक्योरिटी बिल का क्या होने वाला है ये समझ लीजिए। आप कहेंगे जी फूड सिक्योरिटी बिल है, एक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो इन्होंने बता दी है कनौजिया जी ने, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज का क्या मतलब रह गया है। कोई मतलब रह गया है क्या? भारतीय संविधान देश में लागू है? लागू नहीं है। भारतीय संविधान देश में लागू नहीं है, क्योंकि अभी आपने बताया वर्मा जी ने कि बिना परीक्षा के ही आईएएस बन जा रहे हैं लोग, बिना परीक्षा के। मैं देख रहा हूं बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, लोकसभा स्पीकर की लड़की बिना एग्जाम दिए ही आईएएस बन गई। संविधान है, कोई कानून है, इंस्टीट्यूशन की कोई गरिमा है जो अब तक थी नहीं है। तो हालात इतने नाजुक हो चुके हैं, इन हालातों को हम अगर कंपेयर करें पिछले कुछ सालों में, तो कांशीराम साहब के समय में हालात इतने नाजुक नहीं थे। लोग भोले थे, कम पढ़े लिखे थे, उतने शिक्षित नहीं थे, उतने ज्ञानी नहीं थे जितने ज्ञानी आज हैं। क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने सबको इतना ज्ञानी बना दिया है, इतना विद्वान बना दिया है कि वो घर में रह करके ही सारी दुनिया का भला कर दे। इस पे व्हाट्सएप पे ही सारा कुछ बदल देगा दुनिया। ऐसा कितना लोग विश्वास करते हैं कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज डालने से दुनिया बदल जाएगी? कितने लोग विश्वास करते हैं? दुनिया बदलेगी? नहीं बदलेगी। कांशीराम साहब, मानेवर साहब, कांशीराम के समय का एक सच आज भी सच है। क्या सच है? कि हमारी आज भी आधे से अधिक बहुजन समाज की जनता अखबार से दूर है,
मुख्य धारा की मीडिया से दूर है, सुनी सुनाई खबरों पे निर्भर है। आपका व्हाट्सएप वहां काम नहीं करता है, तो उस आधे से अधिक दुनिया को, भारत की आधे से अधिक उस जनता को जो आपको बचाने का काम करेगी, शहरों में बैठे हुए लोगों को, कोठियों में बैठे हुए लोगों को बचाने का काम करेगी, उस जनता के बीच अनिवार्य रूप से जाना पड़ेगा मेरे भाई। तो अगर ये आधी रोटी का नशा, मैं 2011 से बता रहा हूं कि ये आधी रोटी का नशा चढ़ गया है चमारों के दिमाग पर। चमार जब मैं बोलता हूं तो ये मत समझ लेना कि पासी बच गया है। तो ये जो नशा आधी रोटी का चढ़ गया है, ये नशा, इस नशे की खुमारी मात्र रह गई है, नशा तो गायब है। अब खुमारी उतरना बाकी है। अब खुमारी के बाद क्या हालत होती है, और दोबारा आपको नशा मिलने वाला नहीं है, आधी रोटी जाने वाली है। एक तो रोटी पूरी मिली नहीं थी, हिस्सा मेरा मिला ही नहीं था। 44 साल पिछड़ी जाति के लोग तड़पते रहे, 1.5% नौकरियों में नहीं आ पाए थे 92 तक। आज शायद 4-5% है, 27% मंडल आयोग की वजह से। आज फक्र कर सकते हैं हम, कुर्मी समाज से डीएम मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा, यादव समाज से मिल जाएगा, भूले भटके जो और हमारे बीसी वर्ग हैं उनसे कहीं से ना कहीं से कोई मास्टर मिल जाएगा। अगर आईएएस नहीं मिलेगा, डॉक्टर मिल जाएगा, इंजीनियर मिल जाएगा, जेई मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा हर समाज से। 44 साल तक इनको तड़फा के रखा गया, और उस समय आरएसएस बीजेपी नहीं थी। आप एक बात को तो स्पष्ट समझ लीजिए, ये गांठ बांध लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस में अंतर मत करिएगा, अंतर मत करिएगा। ये साहब ने दूसरी भाषा में समझाया था कि एक सांप नाथ है तो एक नाग नाथ है, तो डसेगा तो जहर छोड़ेगा और जहर अपना काम करेगा। वो नेहरू के टाइम से, और जब तक कांग्रेस ने रूल किया तब तक उन्होंने अपने ढंग से जहर छोड़ा। आरक्षण पूरा नहीं होने दिया, अधिकार पूरा नहीं होने दिया। पिछड़ों को जो मिल जाना चाहिए था 1950 में ही, अनुसूचित जातियों के साथ मिल जाना चाहिए था, ट्राइबल्स के साथ मिल जाना चाहिए था। काका कालेलकर को नेहरू दबा के